नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का जो हमारा चैप्टर 9 है, जंतुओं में जनन। तो सबसे पहले हमारा ये जो टॉपिक जो यहाँ लिखे हुए हैं, अगर परीक्षा में इस पार्ट से क्वेश्चन 100% बनता है और इस टॉपिक से बाहर कभी भी प्रश्न नहीं आता है और नहीं आएगा। सबसे पहले जनन क्या है, तो दोस्तों जनन की परिभाषा हमें याद होनी चाहिए। जनन क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, सजीवों द्वारा अपने ही समान नई संतति उत्पन्न करना क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि जितने भी सजीव होते हैं वो सभी अपने ही समान नए जीव को निर्माण करते हैं या नए जीव को उत्पन्न करते हैं, यानी कि इसे प्रजनन कहते हैं या जनन कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। तो सजीवों द्वारा अपने समान नए जीव की उत्पत्ति जनन कहलाता है। जैसा कि आप सब हम जानते हैं, कुत्ता जो है, ये कुतिया जो है वो कुत्ते के बच्चों को ही जन्म देती है, बंदर जो है उसके बच्चों को जन्म देती है, गाय है गाय के बछड़े को जन्म देती है, बिल्ली है तो उसी के बच्चों को जन्म, यानी कि जितने भी सजीव हैं वो उनके ही जैसे जीव का निर्माण करते हैं। ये है जनन की परिभाषा। अब जनन की विधियां क्या है या जनन के प्रकार क्या है, तो दोस्तों जनन जो है वो उसकी दो विधियां हैं, एक है अलैंगिक जनन और एक है लैंगिक जनन। तो हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। तो अलैंगिक जनन क्या है, यदि कोई सजीव जो है अगर वो एकल जीव यानी कि अकेला जीव नए जीव का निर्माण कर रहा है, यानी कि उसमें नर और मादा अलग अलग जीव भाग नहीं ले रहे हैं, यानी कि अकेला जीव अगर नए जीव की उत्पत्ति करता है तो ऐसा जनन क्या कहलाता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन के अंदर जैसे अगर सिंगल जीव यानी कि एकल जीव वह अगर नए जीव की उत्पत्ति कर रहा है तो वो है अलैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो है द्विविखंडन और मुकुलन। तो द्विविखंडन किसके अंदर होता है, द्विविखंडन होता है अमीबा के अंदर, यानी कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है अमीबा की। ये जो अमीबा है 2 कोशिकाओं में बढ़ जाता है, कितनी कोशिकाओं में, 2। इसको द्विविखंडन कहते हैं। यानी कि एक अमीबा कोशिका या अमीबी कोशिका अपने केंद्रक को विभाजित कर लेती है 2 भागों में और फिर बाद में उसका कोशिका द्रव्य विभाजित हो जाता है और एक अमीबा से 2 अमीबी कोशिका बन जाती है। बनने वाली कोशिका पुत्री कोशिका कहलाती है और जो मेन जो कोशिका होती है उसको मातृ कोशिका कहलाती है। यानी कि द्विखंडन किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है। अब बात करते हैं अलैंगिक जनन की दूसरी विधि है मुकुलन। तो मुकुलन जो होता है हाइड्रा के अंदर होता है। हाइड्रा जो है सेलेंट्रेटा वर्ग का प्राणी है। हाइड्रा की जो स्ट्रक्चर्स जो होती है वो इस तरह की स्ट्रक्चर्स लिए हुए होता है हाइड्रा। इसके अंदर एक इस प्रकार की आउटग्रोथ निकल जाती है और ये जो आउटग्रोथ है इसको हम कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं इसको, मुकुल। जब ये मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता है, बढ़ता है और मूल हाइड्रा से अलग हो जाता है और ये मुकुल मूल हाइड्रा से जब अलग हो जाता है एक स्वतंत्र नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। यानी कि मुकुल के सहायता से नए जीव का निर्माण हो रहा है। तो ये है मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि किस में होती है, मुकुलन विधि होती है हाइड्रा के अंदर। किस में होती है, हाइड्रा में। तो याद रखिए मुकुलन विधि हाइड्रा में, जबकि द्विखंडन किस में होती है, ये होती है अमीबा में। अमीबा में द्विखंडन। ये अलैंगिक जनन की प्रमुख विधियां हैं। अब हम बात करते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन की क्या परिभाषा है, ऐसा जनन जिसमें दो अलग अलग जीव, एक नर और एक मादा, वो भाग लेते हैं। जब 2 अलग अलग जीव भाग लेंगे तो उन दोनों अलग अलग जीवों के अंदर क्या बनेगी, जनन कोशिका बनेगी। क्या बनेगी, जनन कोशिका। तो जनन कोशिका यानी कि नर के अंदर नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा के अंदर मादा युग्मक यानी कि अंडाणु। यानी कि युग्मकों का निर्माण होता है नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। जब ये शुक्राणु और अंडाणु का फ्यूजन होता है, इसका संलयन होता है या समेकन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। अर्थात लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर क्या होता है, निषेचन होना आवश्यक है। तो लैंगिक जनन के अंदर दो कोशिकाएं यानी कि 2 अलग अलग जीवों के अंदर जनन कोशिकाएं आपस में संलयित होती है और युग्मकों का संलयन होता है और युग्मनज का निर्माण होता है, यानी कि निषेचन होता है। तो अब बात करते हैं नर जनन अंग और मादा जनन अंग। नर जनन अंग किसमें होंगे, नर के अंदर होंगे।
मादा जनन अंग किसमें होंगे, मादा के अंदर होंगे। यानी कि दो अलग अलग जीव आपस में उनकी जनन कोशिकाएं समेकन करके फ्यूजन करके नए जीव की उत्पत्ति करते हैं लैंगिक जनन के अंदर। जैसे हम बात करते हैं नर जनन अंग के अंदर कौन कौन से, शुक्र नलिका है, वृषण और शिश्न। वृषण के अंदर दोस्तों शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु क्या है, जनन कोशिका है नर की, किसकी, नर की जनन कोशिका है। जबकि शिश्न जो क्या है, शिश्न यानी कि पेनिस, ये क्या करता है, शुक्राणुओं को मादा की बॉडी के अंदर एंटर यानी कि प्रवेश कराने का कार्य करता है। तो ये नर जनन अंग है। अब बात करते हैं मादा जनन अंग। तो मादा जनन अंग में क्या क्या होता है, तो दो यानी कि एक जोड़ी क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं। और अंडाशय के अंदर क्या बन जाता है, क्या बनता है, इनके अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, अंडाणु का। अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, एक जोड़ी अंडाशय होते हैं और एक जोड़ी अंडवाहिनी होती है। अंडवाहिनी को फैलोपियन ट्यूब्स भी कहते हैं। जो निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो अंडवाहिनी में होती है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब्स में होती हैं। अब बात करते हैं गर्भाशय। तो गर्भाशय आप सब परिचित है। गर्भाशय क्या है, बच्चेदानी होती है, यानी कि जहाँ जो भ्रूण है निषेचन के उपरांत जो युग्मनज बनता है, जो भ्रूण बनता है, वह भ्रूण गर्भाशय में यानी कि मानव के अंदर गर्भाशय में 9 महीने तक रहता है। यहीं पे बच्चे का पोषण होता है। और भ्रूण जिस संरचना से गर्भाशय से जुड़ा होता है उसे प्लेजेंटा कहते हैं। तो प्लेजेंटा क्या है, वह संरचना जिससे मादा के गर्भाशय से भ्रूण जुड़ा हुआ रहता है, उसे प्लेजेंटा या अपरा कहते हैं। वेजाइना यानी कि योनि। तो योनि क्या है, योनि यानी कि शिश्न की सहायता से योनि में शुक्राणुओं को प्रवेश कराया जाता है। और अंदर क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया होती है। कहाँ होती है निषेचन की प्रक्रिया, अंडवाहिनी में होती है। अब बात करते हैं अपन अंडाणु। अंडाणु कहाँ बनते हैं, ये मादा के अंदर बनते हैं। कहाँ बनते हैं, मादा के अंदर। और मादा के अंदर कहाँ पे, अंडाशय में। शुक्राणु कहाँ बनते हैं, ये नर में बनते हैं। और नर में कहाँ बनते हैं, ये बनते हैं वृषण में। तो देखिए नर के अंदर शुक्राणु और मादा के अंदर अंडाणु। जब शुक्राणु और अंडाणु यानी कि नर जनन कोशिका और मादा जनन कोशिका दोनों का फ्यूजन होता है, दोनों का संलयन होता है, तो हो जाता है निषेचन। तो निषेचन की परिभाषा क्या हुई, नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। अब जब निषेचन हो जाता है तो उसके बाद एक संरचना बन जाती है 2n, यानी कि जो नर युग्मक जो है शुक्राणु वो अगुणित कोशिका है और अंडाणु भी अगुणित कोशिका है। जब दोनों अगुणित कोशिकाएं आपस में फ्यूज होती है तो युग्मनज बनता है, यानी कि निषेचन के उपरांत क्या बन जाता है, युग्मनज बन जाता है। तो युग्मनज क्या है, द्विगुणित होती है। क्या होती है युग्मनज, 2n होती है। याद रखिए 2n होती है युग्मनज। जबकि अंडाणु और शुक्राणु क्या होती है, अगुणित कोशिका होती है। अब बात करते हैं निषेचन हो गया। निषेचन 2 प्रकार का होता है, यानी कि एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, आंतरिक निषेचन किसे कहते हैं, यदि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु, अगर दोनों का फ्यूजन, दोनों का सम्मेलन मादा के शरीर के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, मादा के शरीर के अंदर, तो वो क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आंतरिक निषेचन। जैसे कि गाय के अंदर, भैंस के अंदर, बकरी के अंदर, कुत्ते के अंदर, यानी कि जो नर कुत्ता होता है अपने शुक्राणु कहाँ छोड़ता है, मादा कुतिया की बॉडी के अंदर। तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों कहाँ मिलेंगे, मादा के शरीर के अंदर, तो वो आंतरिक निषेचन होगा। लेकिन दोस्तों एक बात और है, वो है बाह्य निषेचन। तो बाह्य निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन तो होता है यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन तो होता है, लेकिन कहाँ होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। जैसे हम बात करते हैं तारा मछली है, मेंढक है, उनके अंदर क्या होता है, जो मादा मेंढक जो होती है वो क्या करती है, अपने अंडाणु को शरीर से बाहर छोड़ देती है पानी में, या उनकी बॉडी के ऊपर बाहर छोड़ देती है। अब नर मेंढक जो होता है वो क्या करता है, अपने शुक्राणु को वो भी बाहर उन अंडाणुओं पर छोड़ देता है। अब देखिए इसमें नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक यानी कि अंडाणु दोनों कहाँ मिलते हैं, मादा के शरीर के
बाहर, मादा के शरीर के बाहर। तो ऐसा निषेचन क्या कहलाता है? बाह्य निषेचन कहलाता है, जिसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। और बाह्य निषेचन किसमें होता है? मेंढक है, तारा मछली है, मछलियां हैं, उन सब के अंदर कौन सा निषेचन होता है? बाह्य निषेचन। यानी कि ये अपने अंडाणु और शुक्राणु, इनका जो संलयन होता है यानी कि निषेचन होता है, मादा के शरीर के बाहर होता है। अब बात करते हैं अपन युग्मक और संलयन, यानी कि युग्मक कौन कौन से? नर युग्मक और मादा युग्मक, दोनों का जब संलयन होता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन। तो निषेचन की परिभाषा एक बार हो जाती है, क्या होगी? नर युग्मक और मादा युग्मक यानी कि अंडाणुओं यानी कि शुक्राणुओं और अंडाणुओं का आपस में फ्यूजन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। अब जब निषेचन हो जाता है तो निषेचन कहाँ होता है? ये भी आपको याद रखना है। जैसा कि मैंने बताया अंडवाहिनी में होता है, जिसका एक और नाम है फैलोपियन नलिका। इसका एक और नाम क्या है? फैलोपियन नलिका। याद रखिए, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या नलिका भी कहते हैं। अब बात करते हैं जब निषेचन हो जाता है, यानी कि अगुणित कोशिका क्या बन जाती है? द्विगुणित कोशिका बन जाती है। अब निषेचन के उपरांत जो कोशिका जो है, एक जो कोशिका बन जाती है इस प्रकार की, यानी कि नर युग्मक और दोनों के केंद्रक मिल जाते हैं, तो ये बन जाता है युग्मनज। और इसको क्या कहते हैं? युग्मनज कहते हैं। यानी कि निषेचन के उपरांत बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज कहलाती है या जायगोट कहलाती है। जायगोट क्या होती है? वो होती है द्विगुणित। क्या होती है? द्विगुणित। अब बनता है जायगोट के बाद क्या होता है? जो कोशिकाएं इसके अंदर विभाजन होने लग जाता है, यानी कि एक कोशिका से इस प्रकार से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं, अनेक सारी कोशिका बन जाती है। कोशिका विभाजन यानी कि विभिन्न प्रकार के अंगों का निर्माण इसमें होने लग जाता है। अब ये जो युग्मनज जो है ये कहाँ जाता है? ये अंडवाहिनी से कहाँ चले जाता है? ये गर्भाशय में चले जाता है और गर्भाशय में जाके गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। गर्भाशय की दीवार से जिस संरचना द्वारा जुड़ता है वह संरचना क्या कहलाती है? प्लेजेंटा कहलाती है। क्या कहलाती है? प्लेजेंटा कहलाती है, जिसका हिंदी में नाम है अपरा कहलाती है। क्या कहलाती है? अपरा। जब तक बच्चे का जन्म नहीं होता है, यानी कि जब तक माता के गर्भ में बच्चा होता है, तब तक वो प्लेजेंटा या अपरा की सहायता से ही जुड़ा हुआ रहता है। जब बच्चे का जन्म होता है तब उस प्लेजेंटा को कट कर दिया जाता है और माता से अलग हो जाता है शिशु। अब प्रश्न आता है कि गर्भ में जो बच्चा होता है वो अपना भोजन कहाँ से लेता है? तो वो माता से ही लेगा और उसको जो इस प्लेजेंटा के द्वारा ही उसकी बॉडी के अंदर भोजन, ग्लूकोज, ऑक्सीजन वगैरह पहुंचते हैं। ये प्लेजेंटा एक हार्मोन भी स्रावित करता है जिसका नाम है HCG, ह्यूमन कोरियोगोनिक हार्मोन। अब ये जो भ्रूण है, भ्रूण के अंदर विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं, इसके जो विभिन्न प्रकार के जो अंग हैं उनका निर्माण होने लग जाता है और विभिन्न प्रकार के अंगों को देखा जा सकता है, उनकी पहचान की जा सकती है। उस संरचना को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं फीटस। क्या कहते हैं? फीटस। तो फीटस जब बन जाता है तो विभिन्न प्रकार के अंग का निर्माण हो जाता है, अंगों की पहचान होने लग जाती है। और जब गर्भकाल पूरा होता है, जैसे मानव के अंदर यानी कि 270 दिन का जो है गर्भकाल, यानी कि 9 महीने के बाद वो जो परिपक्व शिशु के रूप में जन्म लेता है, जो बच्चा गर्भ में था वो। अब बात करते हैं अंडज और जरायुज और कायांतरण। अंडज किसे कहते हैं? वे जीव जो अंडे देते हैं, यानी कि अंडे देने वाले क्या कहलाते हैं? अंडज। तो अंडे देने वाले आप सब जानते हैं, जैसे मुर्गी हैं, जितने भी पक्षी हैं वो हैं, मगरमच्छ हैं, ये सब क्या है? तितली हैं, मछलियां हैं, ये सब क्या है? ये सब अंडज के उदाहरण हैं। इन्हें अंड प्रजक भी कहते हैं, यानी कि ओविपेरस कहते हैं। जरायुज किसे कहते हैं? ऐसे जीव जो परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, जैसे मानव है, कुत्ता है, बकरी है, गाय है, कंगारू है, ये सब क्या करते हैं? परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। अतः इन्हें क्या कहते हैं? जरायुज कहते हैं। यानी कि जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरायुज। और जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडज। अगला आता है कायांतरण। तो कायांतरण क्या है? कुछ जीवों के अंदर क्या होता है, जो उनका जो
लार्वा जो होता है वो उनके वयस्क से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। जैसे हम बात करें मेंढक की, तो मेंढक का जो लार्वा जो होता है निषेचन के बाद, युग्मनज के बाद जो बनता है लार्वा, वो मछली जैसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? मछली जैसा। बाद में वो उसके अंदर, शरीर के अंदर कुछ प्रकार के परिवर्तन होते हैं और बाद में वो मेंढक जैसा दिखाई देने लग जाता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। यानी कि कुछ जीवों में उनका जो लार्वा है उनके वयस्क से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है। यानी कि लार्वा का वयस्क में रूपांतरण होना क्या कहलाता है? कायांतरण कहलाता है। और ये जो तितली होती है उसमें कैटरपिलर लार्वा बनता है, फिर प्यूपा वगैरह, फिर आगे स्ट्रक्चर बन जाती है और आखिरी एंड में वो अपने वयस्क में बदल जाता है। इस तरह से अगर मेंढक की बात करें तो मेंढक के अंदर भी मछली जैसी स्ट्रक्चर होती है लार्वा की, फिर बाद में धीरे धीरे ड्रेस्टिक चेंज होते जाते हैं और वह मेंढक के आकृति यानी कि अपने वयस्क में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं। और कायांतरण जो है आयोडीन से प्रभावित होता है। यानी कि आयोडीन अगर थायरोक्सिन हार्मोन अगर स्रावित हो रहा है तो कायांतरण तेजी से होगा। तो इस प्रकार हमने क्या देखा, ये जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिक पे डिस्कस किया और महत्वपूर्ण तरीके से इसको समझा। अब मैं आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं एक बार लिखवा देता हूं ताकि आपके सही रहेगी एग्जाम की दृष्टि से। सबसे पहले हम बात करते हैं जनन किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया सरी, जनन क्या है? सजीवों द्वारा अपने समान नई संतति को उत्पन्न करना क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जितने भी सजीव होते हैं वो अपने ही समान नए जीव को उत्पन्न करते हैं, इसे जनन कहते हैं। और जनन की दो विधियां हैं। एक तो है, इसके दो प्रकार हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है? एकल जीव भाग लेता है। कौन भाग लेता है? एकल जीव। और इसकी दो विधियां आपको मैंने बताई, द्विविखंडन और दूसरी है मुकुलन। द्विविखंडन और मुकुलन। द्विविखंडन किसमें होती है? ये होती है अमीबा में। और ये अमीबा जो है इसकी एक कोशिका से क्या बन जाती है? इसकी एक कोशिका से पहले केंद्रक विभाजित होने लग जाता है, फिर ये केंद्रक विभाजित होके दो अलग अलग कोशिकाओं का निर्माण कर लेता है। तो ये है मातृ कोशिका और ये है पुत्री कोशिका। मुकुलन किसके अंदर होता है? ये हाइड्रा में होता है। और हाइड्रा की स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई इस तरह की होती है। ये जो आउटग्रोथ है, मुकुल जो है जब वृद्धि करता है तो अलग होके नए हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो ये हमने अलैंगिक जनन के बारे में देखा। अब बात करते हैं अपन लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन में दोस्तों नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है। यानी कि अगर एकल जीव अगर नए जीव का निर्माण कर रहा है तो वो अलैंगिक जनन है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? लैंगिक जनन में दो जीव, कौन है दोनों जीव? नर व मादा। यदि नए जीव की उत्पत्ति करते हैं तो क्या होता है? लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन कहलाता है। ऐसा जनन क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। यानी कि नर और एक तरफ हम लिख देते हैं मादा। तो नर के अंदर क्या बनेंगे? नर युग्मक। क्या बनेंगे? नर युग्मक। नर युग्मक कौन होते हैं? नर युग्मक शुक्राणु होते हैं। और मादा युग्मक क्या कौन होते हैं? अंडाणु होते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। कहाँ होता है? वृषण में। इनका निर्माण कहाँ होता है? अंडाशय में होता है। कहाँ होता है? अंडाशय में। और ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों का जो फ्यूजन होता है उसे हम क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। अब ये जो कोशिका है 2n बन जाती है। इसके बाद क्या बन जाती है? युग्मनज।
और युग्मनज क्या बना लेता है, फीटस, और फीटस से क्या बन जाता है, शिशु का निर्माण होता है। यानी कि लैंगिक जनन के अंदर क्या होना जरूरी है, निषेचन जरूरी है। क्या होना जरूरी है, निषेचन होना जरूरी है। शुक्राणु अगुणित कोशिका होती है और अंडाणु भी अगुणित कोशिका होती है, और जब निषेचन होता है तो ये 2n यानी कि द्विगुणित कोशिकाएं बन जाती है। यानी कि ये हमने देखा लैंगिक जनन के बारे में। अब निषेचन क्या है इसको भी आपका क्लियर हो जाएगा। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन क्या है, तो दोस्तों नर युग्मक यानी कि शुक्राणु व मादा युग्मक यानी कि अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये जो निषेचन होता है कितने प्रकार का होता है, निषेचन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। एक जैसा कि मैंने बताया आपको आंतरिक निषेचन, और दूसरा होता है बाह्य निषेचन। यानी कि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक अगर मादा के शरीर के अंदर मिल रहे तो वो आंतरिक निषेचन, और बाहर मिल रहे तो वो बाह्य निषेचन। तो आंतरिक निषेचन किस में होता है, मनुष्य में होता है, कुत्ते में होता है, भेड़, बकरी, गाय। और बाह्य निषेचन किस में होता है, मछली, मेंढक, तारा मछली। इनके अंदर कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन। यानी कि जो नर युग्मक यानी कि शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु बाहर मिलते हैं, मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं। अब हम बात करते हैं, कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जो अंडे देते हैं, उन्हें अंड प्रजक कहते हैं। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं। तो अंडज किसे कहते हैं, जिनको ओविपेरस भी कहते हैं, ओविपेरस या अंड प्रजक। वे जीव जो अंडे देते हैं क्या कहलाते हैं, अंडज। क्या कहलाते हैं, अंडज कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं तो मुर्गी है, मछली है, मुर्गी है, मछली है, पक्षी जो हैं वो सब अंडे देते हैं। मगरमच्छ, ये सब क्या है, अंडे देने वाले हैं। अब बात करते हैं यानी कि जरायुज। तो जरायुज यानी कि विविपेरस, इनको विविपेरस भी कहते हैं। वे जीव जो परिपक्व शिशु को जन्म देते हैं, क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। जैसे बंदर हैं, मनुष्य हैं, गाय है। गाय बछड़े को जन्म देती है, गाय अंडा देती है क्या, नहीं देती है। ऐसे हम बात करें भैंस हैं, यानी कि जितने भी जीव जो डायरेक्ट शिशु को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं, जरायुज कहलाते हैं। तो ये अंडज और जरायुज हो गया। अब कायांतरण की बात करें, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, कायांतरण में क्या होता है, मेटामॉर्फोसिस भी कहते हैं इसको, कायांतरण को मेटामॉर्फोसिस। यानी कि कुछ जीवों में उनके शिशु वयस्क से पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं। यानी कि पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं। इनके शिशु यानी कि शिशु क्या होता है, इनका लार्वा होता है। इनके शिशु यानी कि लार्वा का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है, कायांतरण कहलाता है। और ये किस में होता है कायांतरण, जैसे मेंढक के अंदर हैं, तितली के अंदर हैं, उनके अंदर क्या होता है,
जो लार्वा जो होता है वो धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन धीरे धीरे किस में बदल जाते हैं, वो पूरी तरह से किस में बदल जाता है, वयस्क में। और इस परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, कायांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, कायांतरण। तो इस तरह से हमने जो हमारे जीवों में जनन जो पार्ट है इसके महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स थे वो देखें। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर कीजिए।